वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूं। हमारा आज का घटक है प्रसार माध्यम और इतिहास, पाठ 5, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। कक्षा 10वीं और इस पाठ को पढ़ने के बाद कौन कौन सी क्षमताएं हमारे विद्यार्थियों में विकसित होनी चाहिए। तो विभिन्न प्रसार माध्यमों एवं इतिहास के बीच के सहसंबंध को पहचान सकना, विभिन्न प्रसार माध्यमों में उपलब्ध होने वाली जानकारी के आधार पर तटस्थ रूप से स्वयं का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपना स्वयं का एक दृष्टिकोण विकसित करें और इसके बाद जो हर एक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह है उसका व्यावसायिक क्षेत्र। तो संबंधित व्यवसाय के व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना। प्रसार माध्यम और इतिहास। इस पाठ में हम पढ़ेंगे प्रसार माध्यमों का परिचय, प्रसार माध्यमों का इतिहास, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता, प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन और अंतिम मुद्दा होगा संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम प्रसार माध्यमों की बात करते हैं, आपके आंखों के सामने बहुत सारे चित्र उभरने लगते हैं। प्राचीन काल को सोचते हुए तो चाहे वो चित्रकला के माध्यम से गुफाओं पे बने हुए चित्र हों, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, नगाड़े, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अपने आप निकलने लगती हैं, अपने आप हमें सूझने लगती हैं। तो हम देखते हैं कि हम आज अपने इस पाठ में किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पहुंचते हैं मुगल साम्राज्य के दौर में। अब आपको लगेगा कि प्रसार माध्यम और मुगल साम्राज्य, भला क्या इसका तालमेल, लेकिन जरा ठहरिए, जरा सोचिए। मुगल साम्राज्य यानी हम सन 1526 में बाबर ने
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और सन 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का परचम पूरे भारत पर लहराता रहा। अब हम इसी कालखंड को सोचते हुए एक छोटा सा प्रश्न हम देखते हैं और मैं आपसे पूछ रही हूं कि यदि एक व्यक्ति पटना में रहता हो और एक व्यक्ति दिल्ली में हो, मुगल साम्राज्य की बात कर रही हूं मैं, उस समय अब पटना से दिल्ली यदि उस व्यक्ति को बादशाह के पास अपनी कोई बात पहुंचानी हो, तब वो कैसे जाएगा? तो आप देख रहे हो कि यदि वो बादशाह के पास जाना है तो वो घोड़े पर चलते हुए धीरे धीरे अब पटना से दिल्ली तक की यात्रा वो घुड़सवार कर रहा है। और उसी तरह जब दिल्ली में उसने बादशाह से अपनी बात की और बादशाह का फरमान लेकर वो पुनः पटना की ओर लौटेगा, तब कैसे लौटेगा? तब फिर से उसी घोड़े पे सवार होकर वो चल पड़ा और आप देख रहे हो कि घोड़ा अपने मंजिल की तरफ किस तरह से पहुंच रहा है। अब विचारणीय मुद्दा यह है कि इतना काम करने में उसे कितना समय लगा, क्योंकि ये समय ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ अपना संदेश पहुंचाना और संदेश के प्रत्युत्तर को फिर से अपने राजा तक पहुंचाना। तो ये जो सूचना पहुंचाने की बात है, संदेश पहुंचाने की बात है, यही है हमारा प्रसार माध्यम। तो यहाँ प्रसार माध्यम क्या रहा हमारा? घोड़ा, घुड़सवार। घुड़सवार घोड़े के माध्यम से पटना से दिल्ली तक गया और फिर से दिल्ली से पटना तक आया। लेकिन इसमें जो समय गया उसका हम आकलन नहीं कर सकते, उसका मूल्य हम नहीं दे सकते। और दूसरी बात है कि समाचार कितना महत्वपूर्ण है। यदि अति महत्वपूर्ण समाचार है तो भी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कई दिन लग गए। प्रसार माध्यमों का परिचय। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें शब्द जो है प्रसार माध्यम, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मास मीडिया। एक्चुअली इसका सही अनुवाद यदि हम देखें तो मास मीडिया के हिसाब से इसका अनुवाद होना चाहिए जन संचार माध्यम या जन संपर्क माध्यम। बहरहाल हम प्रसार माध्यम की बात कर रहे हैं, प्रसार माध्यम पे चर्चा करते हैं। तो इसमें दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रसार और माध्यम। प्रसार का अर्थ होता है दूर दूर तक पहुंचना और माध्यम का अर्थ होता है किसी की सहायता से। आप देख रहे हैं कि एक घुड़सवार किस तरह से घोड़ा अपने मालिक को लेकर, अपने सवार को लेकर दौड़ते हुए चला जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ओह, और भी लोग आ गए, कोई नगाड़ा लेकर पहुंच गया है तो कोई पैदल ही दौड़ते चला जा रहा है। अरे वाह, यहाँ तो हमारे पंछी भी हमारे साथ हैं, कबूतर भी तैयार हैं चिट्ठी पत्री लेकर जाने को। बिल्कुल सही बच्चों, यह प्राचीन समय में हम बात करें तो ये हमारे साथ संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के माध्यम हुआ करते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में एक व्यक्ति अपने हाथ में कुछ कागज लिए हुए दौड़ते हुए चले जा रहा है। यहाँ पर भी वही कर रहा है। बिल्कुल सही पहचान रहे हो बच्चों, ये जो व्यक्ति है इसके कंधे पर है डाक से भरा थैला। डाक मतलब चिट्ठियों से भरा थैला, और उस अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपने हाथ में लिया हुआ है भाला। ये कालखंड के अनुसार, इनके परिवेश के अनुसार इनके व्यक्तियों में परिवर्तन होते रहा, लेकिन काम वही रहा, संदेशों का आदान प्रदान। और इसे हम कहते हैं हरकारा। इस व्यक्ति को हरकारा कहा जाता था, जो पैदल चलकर संदेश पहुंचाता था। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यूरोपीय देशों के बारे में हम सोचें तो यूरोपीय देशों में भी यही प्रथा थी कि हरकारे जो होते थे वो पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, कहीं घुड़सवार जाया करते थे। तो इस तरह से संदेशों का आदान प्रदान हुआ करता था। इस चित्र में आप देख रहे हैं नगाड़ा पीटते हुए एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति एक फरमान, उसके हाथ में कुछ पत्र जैसा है और वो उसे पढ़ रहा है।
आदेश कहें, फरमान कहें, और वो पढ़ रहा है। उसके बैकग्राउंड में हम देखें तो एक जगह चौपाल पे लोग बैठे हुए हैं और वो बात सुन रहे हैं कि ये क्या आदेश, क्या सूचना, कौन सी जानकारी हमें दी जा रही है। कई कालखंडों तक यह दृश्य हमारे लिए कॉमन रहा कि इस तरह से राजशाही का समय हो या उससे भी पहले का या बाद का समय, ये संकल्पना बहुत दिनों तक चलती रही कि राजा के, सम्राट के आदेश को इस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाता था। और ये जो इसे कहते थे गांव-गांव में मुनादी किया जाना या डुग्गी पिटवाना। डुग्गी पिटवाना, और इस तरह से लोग, पहले एक व्यक्ति नगाड़ा बजाता था जोर जोर से, उस नगाड़े की आवाज सुनकर पब्लिक इकट्ठा हो जाती थी, जनता आ जाती थी, और उसके बाद राजा का एक सेवक, राजा का आदेश हो या राज्य सरकार की तरफ से कोई सूचना हो, वो उनका ऐलान किया जाता था। घुड़सवारी के माध्यम से भी संदेशों का आदान प्रदान होता था, सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। मुख्य रूप से सामंत लोग या राजा लोग इस तरह से घुड़सवारों का उपयोग किया करते थे। कबूतरों का योगदान भला हम कैसे भूल सकते हैं। चाहे सैनिक संदेश पहुंचाने हो, चाहे गुप्तचरी करनी हो, चाहे किसी राजा का संदेशा दूसरे राजा तक पहुंचाना हो, कबूतरों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अहम भूमिका निभाई है एक संदेशवाहक के रूप में। उसी तरह से हम देखते हैं प्रकाश स्तंभ, जिसे हम आकाशदीप भी कहते हैं। रात के समय रास्ता बतलाने के लिए ये रोशनी की जाती थी। ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े स्तंभों पर दीपक रखे जाते थे, लालटेन जलाई जाती थी या मशालें जलाई जाती थी, जिससे रात के समय आने जाने वाले मुसाफिरों को, राहगीरों को रास्ता दिखाई देता रहे और नागरिक भी, जनता भी सुरक्षित रहे। बीटिंग अ ड्रम प्रसार माध्यम का एक बहुत महत्वपूर्ण, अभी हमने इसके पहले देखा, मुनादी करवाना, नगाड़ा बजाना या डुग्गी पिटवाना। और आज भी भारत के एक, हम देखते हैं मंदिर में, यहाँ पर इतना बड़ा ये नगाड़ा रखा हुआ है। आज तो केवल ये शोभा की दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से देखे गए तो एक वस्तु के रूप में रखा गया है, लेकिन किसी समय निश्चित है इस नगाड़े ने अपनी आवाज़ से लाखों लोगों के दिलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई होगी, अपना संदेश पहुंचाया होगा। जैसे जैसे कालखंड बदलते गया, प्रसार माध्यमों में भी सुधार होते गया, तकनीकी विकास होते गया, और बहुत सारे प्रसार माध्यम हमें आप आसपास दिखाई देते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, आकाशवाणी के माध्यम से बातचीत हो, दूरदर्शन के माध्यम से हो, यानी प्रसार माध्यमों में बदलाव आते गया। तो अब हम जानेंगे प्रसार माध्यम और इतिहास, यानी प्रसार माध्यमों का इतिहास। इतिहास का मतलब, मैं बार बार जैसे आपसे चर्चा करती हूँ कि इतिहास मतलब अपने अतीत की घटनाओं में घूमना, अतीत के गलियारों में घूमना, और उन गलियारों में घूमते हुए तत्कालीन समय में घटित घटनाओं को उस समय की नज़र से देखना। तो आज हम देखेंगे प्रसार माध्यमों का इतिहास, यानी प्राचीन समय में या और कुछ साल पहले प्रसार माध्यमों की क्या स्थिति थी। हम देख रहे हैं यहाँ एक प्रिंट मशीन कुछ दिखाई दे रही है और लगातार पेपर छप कर निकलते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं केवल मशीन चलते हुए। यह है हमारी प्रिंटिंग मशीन। और भारत में यह प्रिंटिंग मशीन और प्रिंट की कला कब आई? तो निश्चित है अंग्रेजों के आने के पश्चात। अंग्रेजों ने मुद्रण कला और समाचार पत्रों का प्रारंभ किया। समाचार पत्रों के कारण छपे समाचार सर्वत्र पहुंचने में सहायता प्राप्त होने लगी। समाचार पत्र सूचना और ज्ञान प्रसार का साधन बन गए और तीव्रता से पहुंचने लगे। तीव्रता से कैसे पहुंचने लगे? समाचार लोगों तक तेजी से पहुंचने लगे, क्योंकि मशीन में एक साथ कई हजार पेपर प्रिंट होते थे और वो फटाफट फटाफट लोगों के बीच में वितरित कर दिए जाते थे, बांट दिए जाते थे, बिक जाते थे। तो लोगों तक ज्ञान, सूचना यह जल्दी पहुंचने लगी। समाचार पत्र
तो हम प्रसार माध्यम में सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसका एक साधन है समाचार पत्र, अब उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बहुत सारे समाचार पत्र आपकी आंखों के सामने घूम गए होंगे, चाहे वो हिंदी के हों, मराठी के हों, गुजराती के हों, उर्दू के हों या इंग्लिश के हों। देशबंधु, अमर उजाला, बिजनेस भास्कर, सामना, प्रहार, दुनिया, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, मुंबई मिरर, संडे टाइम्स, द हिंदू, द एशियन एज, ऐसे 2500 लोकप्रिय समाचार पत्र हमारी आंखों के सामने इस समय दिखाई दे रहे हैं। और ये समाचार पत्र किसे कहते हैं हम? तो समाचार पत्र उस प्रकाशन को कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से समाचार, संपादकीय लेख, लोगों के विचार, विज्ञापन, मनोरंजक और अन्य पूरक पठनीय सामग्री का समावेश रहता है। ध्यान दीजिए, समाचार पत्र में बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं और यह नियत समय पर यानी फिक्स टाइम पर और नियमित रूप से छपकर वितरित किया जाता है। समाचार पत्र भारत में कब आए और सबसे पहला समाचार पत्र क्या था और इसमें किन किन चीजों का समावेश होता है? तो समाचार पत्रों में स्थानिक, देशांतर्गत और जागतिक यानी वैश्विक स्तर के समाचार, सूचनाएं, खबरें रहती हैं। हम अपने स्थानीय जो खबरें हैं वो हमें इसमें मिल जाती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या स्थितियां हैं, उसकी जानकारी हमें मिलती है। और वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है, कौन सी सूचना है, कौन से आविष्कार है, क्या खोज है, कौन सी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, कौन सी खेल जगत की गतिविधियां हैं, वैज्ञानिक जगत की, व्यापार जगत की, ऐसे अनेकों सूचनाएं हमें समाचार पत्र के द्वारा घर बैठे हुए मिल जाती हैं। हमने 4 पन्ने पलटे नहीं कि हर पन्ना पलटने में हमें एक एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो इस तरह से यदि हम संक्षेप में कहें तो वर्तमान घटित घटनाओं को अंकित करने वाला समाचार पत्र अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। आइए देखें इन समाचार पत्रों का पूर्व रूप क्या था। आज तो समाचार पत्र आपने देखे हैं, आपके हाथों में रहते हैं, अपने खुद आपके हाथों से आपने पढ़े होंगे, नहीं तो आपने अगल बगल देखे होंगे। लेकिन आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले इन समाचार पत्रों का क्या प्रारूप हुआ करता था? तो हम देखते हैं सबसे पहले इजिप्ट के बारे में। हम इजिप्ट का इतिहास देखते हैं। इजिप्ट यानी मिस्र देश, जहाँ के पिरामिड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो इजिप्ट में प्राचीन कालखंड में यानी ईसा पूर्व के समय में, ईसा पूर्व मतलब अभी 2020 का कालखंड चल रहा है, ईसा पूर्व मतलब 2020 साल पहले सरकारी आदेशों के उकेरे हुए शिलालेख सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर रखा जाता था। यानी सरकारी आदेशों को पत्थरों पे खोद दिया जाता था और पत्थरों पर उन्हें लिखकर चौक पर, जो सार्वजनिक स्थान हो, नाके पे या चौक पे, वहां पे उन शिलालेखों को रख दिया जाता था। आते जाते राह से जनता उन स्थान आदेशों को पढ़ लेती थी। रोमन साम्राज्य, प्राचीन रोमन साम्राज्य। रोमन सभ्यता दुनिया की एक विकसित सभ्यताओं में से रही है। रोम के सम्राट सिकंदर से भला कौन परिचित नहीं है। उसी रोमन साम्राज्य में हम विचरण कर रहे हैं और चलो जरा घूमते घूमते देखें कि वहां पर ये सूचनाएं और आदेश, इनका प्रसार किस तरह से हो रहा है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में सरकारी आदेश को कागज पर लिखकर उस कागज का अलग अलग प्रांतों में वितरण कर दिया जाता था। कागज पर लिखकर वितरण होना मतलब उस समय तक कागज का आविष्कार हो चुका था और कागज पर छपाई की कला से भी वहां के लोग परिचित थे, रोम साम्राज्य के लोग। जूलियस सीजर का नाम आपने सुना होगा। जूलियस सीजर रोम का बहुत ही बड़ा, बहादुर, निडर, निर्भीक एक सैनिक था जिसने बाद में अपने वहां का सम्राट का पद हासिल किया और रोमन साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो ऐसे जूलियस सीजर के आधिपत्य में एक्टा डायरना
डेली एक्ट, जिसमें प्रतिदिन की घटनाएं अंकित होती थी, वो एक्टा डायना नाम का समाचार पत्र रोम में निकलता था। और वो कैसे लोगों तक पहुंचता था, तो ज़्यादा उसका वितरण नहीं होता था। सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे किसी चौक पर, चौराहे पे, नाके पे, वो समाचार पत्र लगा दिए जाते थे और आते जाते लोग उसे खड़े होकर वहाँ पढ़ते थे। इस तरह से अनेक सूचनाएं, अनेक जानकारियां लोगों तक पहुंचती रहती थी। सरकारी निवेदनों और ज्ञापनों को लोगों तक पहुंचाने का वह एक प्रभावी माध्यम था। सातवीं शताब्दी में चीन में सरकारी निवेदनों और ज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर बांटा जाता था। अब हम रोम से चलते हुए पहुंच गए चीन में, यानी यदि हम भारत के खड़े होकर हम देखें तो हमारे पूर्व में, पूर्वोत्तर में चीन देश पड़ता है। तो चीन में क्या होता था, सातवीं शताब्दी की बात हो रही है, तो सातवीं शताब्दी में चीन में सरकारी निवेदनों और ज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर बांट दिया जाता था। अब हम चलेंगे उस साम्राज्य में जहां का सूरज कभी डूबता नहीं था। एक ऐसा राष्ट्र जिसने पूरी दुनिया में अपने यूनियन जैक को लहराया था। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं बात कर रही हूं इंग्लैंड की। ब्रिटिश साम्राज्य। तो ब्रिटेन में क्या होता था, वहां पर युद्ध अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं के परिचय समय समय पर बीच बीच में जनता के बीच में बांट दिए जाते थे, वितरित कर दिए जाते थे। और दूसरा क्या था कि वहाँ की धर्मशालाओं में या सराय में, जिसे आजकल हम होटल कहते हैं, लॉज कहते हैं, तो उस समय ये धर्मशालाएं और सराय हुआ करती थी। तो यहाँ पर रुकने वाले यात्री और घुमक्कड़ वहाँ के स्थानीय लोगों को दूर के समाचार चटपटे बनाकर बताया करते थे। अब हम जानते हैं भारत में प्रकाशित होने वाले, मुद्रित होने वाले समाचार पत्रों के बारे में। तो सबसे पहला जो समाचार पत्र अंग्रेजी का यहाँ पे शुरू हुआ था, वह था बंगाल गजट। यह 29 जनवरी 1780 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसे कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर अथवा बंगाल गजट के नाम से जाना जाता था। ये कोलकाता बच्चों आज का नाम है, इसलिए आपकी किताब में ये नाम दिया हुआ है। एक्चुअली इसका ओरिजिनल जो नाम था, मूल नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इसे शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स ऑगस्ट हिकी। यह एक आयरिश व्यक्ति था। आयरिश मतलब आयरलैंड का व्यक्ति था। आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीन छोटे द्वीप जो हैं, तीन टापू, इनको मिलाकर ये इंग्लैंड का पूरा साम्राज्य था। तो ये आयरलैंड का व्यक्ति, आयरिश व्यक्ति जेम्स ऑगस्ट हिकी, इसने 29 जनवरी 1780 को पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो भारत में मुद्रित हुआ था, उसका प्रकाशन किया था। बच्चों, हमने अंग्रेजी के पेपर के बारे में तो जाना। क्या तुम्हें पता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पेपर कौन सा था? यस, पहला हिंदी पेपर था उदंत मार्तंड। यह भारत में साल 1826 में 30 मई को प्रकाशित हुआ था। यह साप्ताहिक अखबार था और हफ्ते में मंगलवार के दिन छपता था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और पंडित कुमार शुक्ला ने इसे शुरू किया था। और पहला जो संस्करण था उसकी 500 प्रतियां छापी गई थी। दर्पण, कितना सुंदर नाम है। दर्पण यानी आईना, जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं। तो दर्पण समाचार पत्र मुंबई में शुरू हुआ था 1832 ईस्वी में और इसके संपादक थे बाल शास्त्री जांभेकर। प्रथम मराठी समाचार पत्र दर्पण के संपादक के नाते बाल शास्त्री जांभेकर को आदि अथवा आद्य संपादक कहा जाता है। और उनका जन्मदिन है 6 जनवरी, इसलिए महाराष्ट्र में उनके जन्मदिन को पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
दर्पण के संस्करण में अंकित समाचारों द्वारा हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास प्राप्त होता है। कंपनी सरकार के 3 इलाकों की आय व्यय की सूची। अब हमें लगेगा कि भला कंपनी सरकार और उनके इलाके। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार के माध्यम से अपने को स्थापित किया और व्यापार करते करते वह इस देश के कई हिस्सों पर शासन करने लगी। तो उस समय कंपनी सरकार के 3 इलाके थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इन जो 3 इलाकों की आय व्यय की सूची, साल भर वहाँ पे क्या बजट है, कितनी सरकार की इनकम हो रही है, कितना सरकार खर्च कर रही है, इसका पूरा ब्यौरा हमें वहाँ पर मिलता है। इस देश पर रूसियों का आक्रमण होने की आशंका। अब दर्पण समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है 1832 में और कई सालों तक ये समाचार पत्र चलता रहा। तो हम देखते हैं कि उस कालखंड में 1830 से लेकर हम देखें तो 1860 तक का जो कालखंड है वह यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड है। और 1850 का दशक तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उस समय रूस एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया और रूस के अनेक यूरोपीय देशों से लगातार युद्ध चलते रहते थे। तो ऐसे में रूसियों का भारत देश पर भी आक्रमण हो सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त हुई थी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार। ये जानकारी हमें दर्पण के समाचार पत्र से मिलती है। शहर स्वच्छ रखने के लिए समिति की स्थापना, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह। भारत देश में पहले हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के समाज में एक नियम था कि यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है, यानी उसके पति का देहांत हो जाता है, तो वह शादी नहीं कर सकती थी फिर से। तो भले छोटी उम्र में ही क्यों ना वो स्त्री विधवा हुई हो। तो सामाजिक सुधार काफी हुए यहाँ पर, और उन सामाजिक सुधारों के चलते एक नया एक्ट पारित हुआ जिसमें हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह करने का ऐलान हुआ। कोलकाता में थिएटर की शुरुआत हुई और राजा राम मोहन राय, बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक, उन्होंने इंग्लैंड में रहकर क्या कार्य किए उसकी भी जानकारी हमें दर्पण समाचार पत्र के द्वारा मिलती है। प्रभाकर, यह भी एक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र को भाऊ महाजन ने प्रारंभ किया। इसमें हमें फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास मिलता है और लोकहितवादी यानी गोपाल हरि देशमुख, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े समाज सुधारक, और उनके सामाजिक पुनर्जागरण पर लिखे हुए शतपत्रे प्रकाशित हुआ था। शतपत्रे म्हणजे काय? शत म्हणजे शतक, शतक म्हणजे 100, 100। शतपत्रे मतलब 100 पत्र। उन्होंने 100 पत्र लिखे थे इस मुद्दे के ऊपर। किस मुद्दे पर? सामाजिक पुनर्जागरण पर। तो उनके 100 पत्र इसमें प्रकाशित हुए थे प्रभाकर में। और हमें ये देख रहे हैं कि ये सारे काम महाराष्ट्र में शुरू हुए हैं। ज्ञानोदय और एक मराठी समाचार पत्र। तो मराठी समाचार पत्रों में पहले केवल समाचार छपते थे, खबरें छपती थी। ज्ञानोदय पहला समाचार पत्र था जिसमें पहली बार चित्र भी छापा गया था। ज्ञानोदय समाचार पत्र में 1842 ईस्वी में एशिया महाद्वीप का और 1851 ईस्वी में यूरोप का मानचित्र छापा गया था। चाक्या म्हसोबा, आता हे काय? चाक्या म्हसोबा म्हणजे काय? चाक्या, चाक क्या मतलब? चाक, चाक मतलब पहिया, मसोबा, ये समझ में आ गया। भारत में 1853 में 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ठाणे से मुंबई के बीच रेल चली थी। ये तो हम सबको पता है। तो भारत में पहली रेल चली। यह समाचार ज्ञानोदय में कौन से शीर्षक से छपा? चाक्या मसोबा, यानी गाड़ी पहिए पे चलता हुआ मसोबा। उसके बाद हम देखते हैं कि टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ और
जिसे हम टेलीग्राम करते हैं, तार, पहले आपने सुना होगा, पहले हम तार भेजा करते थे। बहुत सी पुरानी फिल्मों में आज भी हम देखते हैं तो हमें देखने मिलता है, अरे तार आया है गांव से। तार में कोई महत्वपूर्ण सूचना रहती थी, जो सूचना जल्दी पहुंचाई जाती थी, तो उसको जो भेजने का यंत्र था उसे हम कहते थे टेलीग्राफ। तो बिजली की सहायता से समाचार पहुंचाने का यंत्र अर्थात टेलीग्राफ, इसका प्रारंभ 1852 ईस्वी में हुआ। ये सूचना भी ज्ञानोदय में छपी थी, ये खबर भी ज्ञानोदय के माध्यम से हमें मिलती है। ज्ञानोदय में और एक सूचना भी हमें मिलती है, एक जानकारी मिलती है कि 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समाचार छपे थे इसमें, क्योंकि ये हमारा देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह करार दिया था। हालांकि ये विद्रोह नहीं था, ये राष्ट्रीय क्रांति थी। समाचार पत्र सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य करने वाले महत्वपूर्ण माध्यम थे। जैसे इंदु प्रकाश एक समाचार पत्र था उस समय, इसने विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया था, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी थी, जिनके चलते समाज का विकास नहीं हो रहा था, सामाजिक संतुलन गड़बड़ा रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे समाचार पत्रों ने समाज सुधारक का भी काम किया, सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य किया। बहुजन समाज का मुखपत्र दीन बंधु, इसे निकालने वाले कृष्णराव भालेकर, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के सहकारी थे, उन्होंने ये समाचार पत्र शुरू किया। और इस समाचार पत्र में वह हमें बहुजन समाज की समकालीन परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। केसरी और मराठा बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र, और केसरी मराठा, इन समाचार पत्रों का नाम आते ही हमारे सामने एक चेहरा बहुत ही तेजी से उभर कर आता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। और इसके साथ साथ और एक नाम जुड़ा हुआ है, वह है गोपाल गणेश आगरकर जी का। और ये समाचार पत्र 1881 में शुरू किए गए थे। देश की दशा, देश भाषा में लिखे गए ग्रंथ और विलायत की राजनीति, इन विषयों पर केसरी में लिखना प्रारंभ किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने हरिजन और यंग इंडिया जैसे प्रश्न समाचार पत्र शुरू किए थे। अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स और अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार पत्र निकलना शुरू हो चुके थे। द हिंदुस्तान टाइम्स, केसरी, मूक नायक, नवजीवन, और उसके बाद बॉम्बे दर्पण। और हम जब आधुनिक समय में आते हैं, वर्तमान काल में, तो लोकमत टाइम्स, पुण्य नगरी, सकाळ, बहुत सारे लोकमत, ऐसे लोक सत्ता, कई सारे पेपर हमें दिखने मिलते हैं। तो आज भी, यानी 21वीं शताब्दी में भी समाचार पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है पत्र पत्रिकाओं का। क्या है ये पत्र पत्रिकाएं? निश्चित समय अवधि में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, षण्मासिक, वार्षिक पत्रिकाएं। और इनके साथ साथ एक है अनियतकालिक पत्रिका। साप्ताहिक जैसे सप्ताह में एक बार निकलने वाली पत्रिका, पाक्षिक मतलब 15 दिनों में एक बार निकलने वाली पत्रिका, मासिक मतलब महीने में एक बार निकलने वाली पत्रिका, द्वैमासिक मतलब 2 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका, त्रैमासिक 3 महीने में एक बार, षण्मासिक 6 महीने में एक बार, वार्षिक पत्रिका यानी साल में एक बार ये पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। और कुछ पत्रिकाएं तो ऐसी थी जिन्हें हम कहते हैं अनियतकालिक पत्रिका, यानी इन पत्रिकाओं के प्रकाशन का कोई निश्चित समय नहीं होता, जैसे समय की आवश्यकता होती है उस हिसाब से ये पत्रिकाएं छप जाती थी। तो ऐसी अनेक पत्र पत्रिकाएं जो थी वो जन संचार का माध्यम थी, देश विदेश की खबरें उन पत्रिकाओं के माध्यम से मिलती रहती थी। बाल शास्त्री जांभेकर ने
मराठी भाषा में प्रथम मासिक पत्रिका दिग्दर्शन शुरू की थी। यदि पत्र पत्रिकाओं का विचार करें तो 1929 में प्रगति एक साप्ताहिक पत्रिका थी, महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इसके संपादक त्र्यंबक शंकर शेजवलकर जी वो थे और उन्होंने प्रगति पत्रिका में इतिहास शास्त्र, महाराष्ट्र का इतिहास और सामाजिक आंदोलन आदि विषयों पर विपुल लेखन कार्य किया। वर्तमान समय में भारतीय इतिहास से संबंधित अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जैसे मराठी भाषा में भारतीय साहित्य आणि संस्कृति, मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका आदि, और उसी तरह से हिंदी में भी ऐसी अनेकों पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। कई आज से 30 साल पहले तक धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका जैसी कई पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। अब जैसे जैसे समय बदलता गया, पत्रिकाओं के स्वरूप में बदलाव आए, कई पत्रिकाएं बंद हो गई, कुछ धन के कारण, धनाभाव के कारण बंद हो गई। तो हिंदी में अब कुछ पत्रिकाएं जो हैं निकलती हैं साहित्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यानी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऐसी अनेक पत्रिकाएं निकलती हैं। इससे तो आप सब परिचित हो, मोबाइल, टैब, है ना। आजकल तो मोबाइल में भी हम पेपर पढ़ते हैं, टैब में भी हम पेपर पढ़ते हैं, और इसे कहते हैं ई पत्र, ई न्यूज़पेपर। आधुनिक समय में अनेक समाचार पत्रों ने तकनीकी विज्ञान का उपयोग कर अपने ई संस्करण प्रारंभ किए हैं। ये ई संस्करण पाठकों द्वारा बड़ी मात्रा में पढ़े जाते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बदल गई, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम अलग अलग तरह से कर रहे हैं। तो आज कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल है, टैब है, कहीं पर भी हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और इन समाचार पत्रों को ई न्यूज़पेपर कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। वेब पत्रकारिता यानी जैसे पहले पत्र पत्रिकाएं, सामाजिक पत्रिकाएं, राजनीतिक पत्रिकाएं, शैक्षणिक पत्रिकाएं या मासिक रूप से, द्वैमासिक रूप से, त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होती थी, उसी तरह से आज वेब पत्रकारिता का जमाना आ गया है। यानी आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से इन पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वेब न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स और यूट्यूब, सभी जानते हैं यूट्यूब क्या है। तो यूट्यूब पर अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पाठकों और दर्शकों के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आप एक क्लिक पर, आप माउस लेके बैठे हैं लैपटॉप पे, और माउस के एक क्लिक पर आप दुनिया जहान की खबरें आपको मिल जाती हैं, चाहे वो गूगल सर्च में हम देखें, चाहे यूट्यूब में देखें, चाहे और इसके अलावा कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, तो सोशल मीडियाज़ के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, इन सब चीज़ों पर हमें जानकारी उपलब्ध रहती है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। धन्यवाद।